वेलकम टू द एजुकेशन फरारी चैनल। आज हम ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स देखने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे वीडियोस आप तक और पहुंच पाए। इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सारे टॉपिक्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, तो अगर आपने वो सारे टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज उन टॉपिक्स को देखिए, आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप जो ये डायग्राम देख रहे हो, ये मैंने एक ह्यूमन हार्ट को डिपिक्ट किया है। इसका जो साइज होता है वो जब हम मुट्ठी को बंद कर लेते हैं और इस मुट्ठी का जितना साइज देख रहे हो ना उतना ही साइज होता है इसका। यहाँ पे मैंने बड़ा बना दिया है और शेप भी अलग है। क्यों मैंने ऐसा स्क्वायर क्यों बनाया? हार्ट क्या स्क्वायर शेप का रहता है? हार्ट स्क्वायर शेप का नहीं रहता। हार्ट का एक अलग शेप होता है, वो ऐसा भी नहीं होता, उसका एक अलग शेप होता है। वो आप अपने डायग्राम में आसानी से देख सकते हो, बट समझने के लिए ये बेस्ट फिगर है। ठीक है, अब ये दोनों चेम्बर्स, इन दोनों चेम्बर्स से आपको छोटे नजर आ रहे होंगे। टोटल चेम्बर्स कितने हैं? 1 2 3 4 चेम्बर्स हैं। ठीक है, ऊपर के जो छोटे छोटे चेम्बर्स हैं उनको कहते हैं एट्रियम, और नीचे के जो बड़े बड़े चेम्बर्स हैं उनको कहते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो अब इस वाले साइड को लेफ्ट डिपिक्ट किया गया है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बट उस वाले साइड को राइट डिपिक्ट किया गया है। तो जब आप इसको ऐसे खड़े होके देखते हो तो आपको तो ये लगता है दिस इज माई राइट हैंड, नो, एंड इट इज रिटन लेफ्ट हियर। ये क्या लोचा आ गया? ये लोचा इसलिए है क्योंकि ये आपको ऐसे नहीं देखना है, आप यहाँ पे खड़े होके देखो। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े होके देखो। तो ये वाला साइड क्या है? लेफ्ट, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट। और ये वाला साइड क्या है? हमारा राइट। मैं इससे लिखती हूँ, मैं एक राइट हैंडेड पर्सन हूँ, तो ये वाला साइड क्या है? राइट साइड। तो आपको इस तरह से अपने आप को इमेजिन करना है, तो आप खूब कभी कंफ्यूज नहीं होगे। आप बाकी तरीके से याद करोगे तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज होने वाले हो, बट आप ऐसे देखो कि आप तो ऐसे देखते थे क्योंकि आप लिख रहे हो, बट जब आप हार्ट की फिगर देखो ना तो आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप वो पिक्चर ही आप हो। आप वो नहीं हो जो कि उस बुक को रीड कर रहा है या फिर उस फिगर को देख रहा है, बल्कि उस फिगर के अंदर जो पर्सन है या फिर जो वो फिगर है जिसका हार्ट है, वो हार्ट आपका ही है, मतलब आप ही हो वो। तो आप उसको अच्छे से पता कर पाओगे कि ये वाला साइड तो हो गया राइट, इससे मैं लिखती हूँ ये वाला साइड तो हो गया राइट, और इससे लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड हो गया। ओके, अब देखो ये दोनों जो चेम्बर्स हैं, ये लेफ्ट एट्रियम और ये राइट वेंट्रिकल, ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, और ये दोनों जो चेम्बर्स हैं, ये क्या है? ये राइट एट्रियम है, और ये क्या है? ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, मतलब ये डायगोनली कनेक्टेड है। ये दूसरा पॉइंट है याद रखने का। ठीक है, आप ये भी याद रखोगे कि ये दोनों जो है डायगोनली कनेक्टेड है। डायगोनली, कोई भी सीधा सीधा कनेक्टेड नहीं है, सारे के सारे कैसे हैं? डायगोनली कनेक्टेड है। अब ये जो लेफ्ट एट्रियम है ये किससे कनेक्टेड था? राइट वेंट्रिकल से। तो यहाँ पे क्या होता है, इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होगा और वो पहुंच जाएगा, यहाँ पे जो मैंने दिखाया है, लंग्स में पहुंच जाएगा। और फिर इस लंग में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर दिए जाएंगे और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन एल्वियोलाई में आ गया तो ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फिर कहां पहुंच जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। तो इस तरह ये राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है और लेफ्ट एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि एट्रियम का फंक्शन होता है ब्लड को रिसीव करना, और वेंट्रिकल्स का काम होता है ब्लड को पंप करना। वेंट्रिकल्स क्या करेगा? पंप करेगा, और एट्रियम क्या करेगा? रिसीव करेगा। वेंट्रिकल्स क्या करेगा? पंप करेगा। ठीक है, और एट्रियम क्या करेगा? रिसीव करेगा। फिर आप उसी तरह से देखो, ये वाला जो है ये है राइट एट्रियम, और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप किया, वो ब्लड जो है सारे बॉडीज में आ गया। कहाँ पे आ गया? बॉडीज में आ गया, और फिर वो बॉडी से जाकर के फिर वापस कहाँ चला गया? राइट एट्रियम में।
ठीक है। राइट एट्रियम क्या करेगा, पूरे बॉडी पार्ट से ब्लड को रिसीव करेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा पूरे बॉडी पार्ट्स में। अब यहाँ पे आप ना कलर कोड पे ध्यान दो, ठीक है। इस साइड मैंने ब्लू डॉट्स दिखाए हैं, और मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ब्लू डॉट का मतलब क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस साइड में मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के साइड में मैंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखा है। इन दोनों चेम्बर्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, और इन दोनों चेम्बर्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसे होता है वो तो आपने अभी देखा था। इस राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा था वो किधर से आ रहा था, वो किधर से आ रहा था, राइट एट्रियम से आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे कुछ वाल्व्स होते हैं, और वो वाल्व जो है ब्लड का फ्लो करवाते हैं फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल, ठीक है। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा। इस राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आ रहा था, सारे बॉडी पार्ट से, सारे बॉडी सेल्स से जो है ब्लड आ रहा था। कहाँ पे आ रहा था, राइट एट्रियम में, और उस राइट एट्रियम से ब्लड ड्रेन हो रहा था कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में। और जो बॉडी से जो ब्लड आ रहा था, बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब हमारे सेल्स मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, कौन से मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करेंगे सेल, लास्ट क्लास में हमने देखा था सेल जो है वो रेस्पायर कर रहे थे, है ना, वो ऑक्सीजन का यूज कर रहे थे और उससे एनर्जी जनरेट कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और वो एनर्जी का जनरेशन कर रहे थे और साथ में क्या इवॉल्व कर रहे थे, CO2। ये कब हो रहा था, जब ऑक्सीजन अवेलेबल था, ठीक है। जब ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल था तब तो लैक्टिक एसिड बन रहा था, ठीक है। तो अब इवॉल्व क्या हो रहा था, CO2। तो CO2 जो है वो बॉडी में इवॉल्व हो जाता है, इसलिए जो बॉडी सेल से जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब उसमें CO2 का अमाउंट ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। इसीलिए इस ब्लड को क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और मैंने यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रेड डॉटेड स्ट्रक्चर से दिखाया है। तो ब्लड बॉडी सेल से, ये देखो ये आदमी है ना, ये सोच रहा है कि मेरे जो सेल्स में है मुझे तो ऑक्सीजन मिल गया, अब ऑक्सीजन मिल गया, मेरा सेल रेस्पायर करेगा, रेस्पायर करेगा तो क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। और एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनती है। एटीपी को हम क्या कहते हैं, एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। तो एटीपी बन गया, और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास कोई यूज था नहीं, तो उसको बॉडी सेल से बाहर कर दिया गया। बॉडी सेल्स के कांटेक्ट में क्या रहेगा, ब्लड रहेगा, ठीक है। तो वो ब्लड में चला गया CO2। अब ब्लड में जब CO2 का अमाउंट ज्यादा हो गया तो उसी ब्लड को हमने बोल दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट घट गया, CO2 का अमाउंट बढ़ गया। तो ये वाला जो ब्लड है जो रेड से दिखाया है मैंने, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये कहाँ से आ रहा है, ये बॉडी सेल से आ रहा है। ये बॉडी सेल से कहाँ आ रहा है, ये राइट एट्रियम में आ रहा है। राइट एट्रियम जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को करता है रिसीव करने के बाद वहां से ब्लड चला जाएगा वेंट्रिकल में। यहाँ पे कुछ वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वेंट्रिकल से एट्रियम में ब्लड को नहीं जाने देते हैं, ठीक है। और सिर्फ ब्लड का फ्लो किधर से किधर होता है, एट्रियम से वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से एट्रियम नहीं होगा, किधर से किधर होगा, एट्रियम से वेंट्रिकल होगा, ठीक है। अब एट्रियम का काम होता है ब्लड को रिसीव करना, वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को पंप करना, ठीक है। वेंट्रिकल ने अब ब्लड को पंप कर दिया। अब ये जो ब्लड था जो बॉडी से आया था, जो राइट एट्रियम में आया था, फिर वो राइट वेंट्रिकल में आया था, वो कैसा था, डीऑक्सीजनेटेड था। तभी तो मैंने रेड से दिखाया है डीऑक्सीजनेटेड था, क्योंकि बॉडी सेल्स ने ऑक्सीजन को तो यूज कर दिया, अब ऑक्सीजन तो बचा नहीं। अब हमारे सेल्स को किसकी जरूरत है, मतलब हमारे ब्लड को किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। अब उसको ऑक्सीजन कौन देगा, लंग्स में जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है वहां के एल्वियोलाई में,
गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। CO2 हम बाहर दे रहे होते हैं, ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे होते हैं, तो वहां पे वो चला जाता है कहाँ पे, लंग्स में। लंग्स में क्या करने जाता है, वो गैसियस एक्सचेंज करने जाता है। ओके, CO2 को वो दे देता है बाहर और ऑक्सीजन को अंदर ले लेता है। अब जब ऑक्सीजन अंदर आ गया ब्लड में, तो वो कैसा ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। वेरी गुड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैंने कैसे दिखाया है, ब्लू डॉट्स में दिखाया है। तो ब्लू डॉट्स यहाँ पे दिखाए हैं मैंने, मतलब ये जो ब्लड आ रहा है यहाँ से, वो कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। एट्रियम का क्या काम होता है, ब्लड को रिसीव करना, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा और फिर ये ब्लड आ जाएगा कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल का क्या काम होता है, ब्लड को पंप करना, तो ये ब्लड को पंप कर देगा पूरे बॉडी में। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इनका कुछ नाम होता है, कुछ स्पेसिफिक नाम होता है। तो जो मोटे मोटे ब्लड वेसल्स हैं जो यहाँ से निकल रहे होते हैं, उनका नाम हमें याद रखना होता है और हमें याद हो भी जाता है, क्योंकि उनका इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो हर जगह काम आते हैं, तो हमें उनका नाम याद हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो पंप कर रहा है ना, जो ब्लड वेसल पंप कर रहा है, पूरे बॉडी में पंप कर रहा है, सोचो कितना प्रेशर उसमें रिक्वायर होगा। हार्ट तो इतना छोटा सा था, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी में वो लोकेटेड था। अब उसको पूरे बॉडी में पंप करना है, सर पे भी पंप करना है, फिर नीचे पैर के पास भी पंप करना है, हाथों में भी पंप करना है, पूरे बॉडी में उसको ब्लड पंप करना है। तो वो कितने प्रेशर से ब्लड को पंप करेगा, नहीं? तो जब वो प्रेशर के साथ जब वो ब्लड आएगा इस पाइप में, तो इस पाइप के जो वॉल्स होते हैं उसको काफी थिक होना पड़ेगा, वॉल्स को काफी थिक होना पड़ेगा। तो ये इस वाले ब्लड वेसल का जो वॉल होता है वो काफी थिक होता है और इस ब्लड वेसल का नाम है आओर्टा। ठीक है, ये आओर्टा से ब्लड पंप पूरे बॉडी में पंप होता है। ठीक है, और बॉडी के से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है, वो आता है वीना केवा से। वीना केवा से हार्ट के लेवल से जो ऊपर वाले जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं, वो तो फॉर्म करते हैं लास्ट में जाके सुपीरियर वीना केवा, क्योंकि वो हार्ट के लेवल से ऊपर रहते हैं इसलिए उनको सुपीरियर बोला। और जो हार्ट के लेवल से नीचे रहते हैं और वहां से जो ब्लड को कैरी करता है, जो मेन वेन में आके मिलता है, उसको बोलते हैं इंफीरियर वीना केवा, क्योंकि वो हार्ट के लेवल से नीचे रहते हैं बॉडी में। ठीक है, अब ये जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है लंग्स में, उसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि आर्टरी जो है, आर्टरी वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है और वेन्स जो होते हैं वो ब्लड को दूर दूर से हार्ट के पास ले आती है। तो यहाँ पे जो ये हार्ट से दूर ले जा रही है, डेफिनेटली वो आर्टरी होगी। आओर्टा भी एक काइंड ऑफ आर्टरी है, बट उसका हमने नामांकरण कर दिया, नेमिंग कर दिया, नॉमेनक्लेचर कर दिया आओर्टा, बट दैट इज ऑल्सो आर्टरी। और ये जो वीना केवा है ना, सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा, ये भी एक तरह के वेन्स हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लड को किसके पास लेके आ रहे हैं, हार्ट के पास लेके आ रहे हैं। तो हार्ट के पास कौन लाता है, वेन्स लाता है, और हार्ट से दूर कौन ले जाता है, आर्टरी लेके जाता है। ठीक है, तो फिर ये आ गया लंग्स के पास। अब ये लंग्स से जो वापस लेके आ रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन्स। इसको क्या बोला था, पल्मोनरी आर्टरी। ये जो पल्मोनरी वर्ड है दैट इज यूज्ड फॉर लंग्स। ठीक है, ये लंग्स के लिए यूज होता है पल्मोनरी वर्ड। तो जो आर्टरी लंग्स की तरफ ले जा रही है ब्लड को हार्ट से, उसको तो पल्मोनरी आर्टरी कह दिया, और जो वेन्स ब्लड को लंग से हार्ट की तरफ लेके आ रही है उसको क्या बोला, पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो ये हमारा हार्ट, आई होप इट इज क्लियर। तो हमारा हार्ट अब हैप्पी हो गया, काफी हैप्पी है, आपने उसे समझ लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 सर्कुलेटरी पाथवेज है। सारे ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता, वी आर स्पेशल ना, वी आर ह्यूमन बींग्स, तो वी आर स्पेशल, तो हमारे में 2-2 सर्कुलेटरी पाथवे होता है। पहला पाथवे ये वाला, दूसरा पाथवे ये वाला। अब तो इस चूंकि यहाँ पे 2 पाथवे है सर्कुलेशन का, इसलिए इसको क्या बोला, डबल सर्कुलेशन। क्यों बोला डबल सर्कुलेशन, 2 पाथवे है।
इसलिए डबल सर्कुलेशन। तो इस वाले पाथवे को जिसमें वो ब्लड लंग्स के थ्रू आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं उसको? यहाँ पे लिख देती हूँ, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अच्छा, क्यों यहाँ पे मैंने पल्मोनरी क्यों लिखा? क्योंकि जो पल्मोनरी वर्ड है वो लंग्स के लिए यूज होता है। अच्छा, ये वाला जो सर्कुलेशन है जो मैंने ब्लैक से दिखाया है यहाँ पे, वो क्या है? क्योंकि वो पूरे बॉडी पार्ट्स में जा रहा है ब्लड और बॉडी पार्ट से वापस आ रहा है, उसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक। सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो दो सर्कुलेटरी पाथवे है, इसलिए हमने, क्योंकि हार्ट के पास ब्लड दो बार आ रहा है, एक तो वो लंग से आ रहा है और दूसरा वो बॉडी से आ रहा है, फिर हार्ट से ब्लड दो बार जा भी रहा है, तो इसलिए क्योंकि हार्ट के पास ब्लड एक साइकिल में दो बार आ रहा है, इसलिए ऐसे सर्कुलेशन को हमने क्या बोला? डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ओके। अब देखो ये बॉडी वाला जो है, ये आदमी कितना खुश हो रहा है, नहीं? अब इसके पास एटीपी बनेगा, कितना सारा ऑक्सीजन आ गया, मतलब ये जो है ये डायरेक्ट लंग से आ रहा है ना, मतलब ये जो है ऑक्सीजन ये लंग्स में एल्वियोलाई से आया, हमने सांस लिया, एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर, डायरेक्ट वो आता है यहाँ पे, मतलब लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद पूरे डायरेक्ट बॉडी में चला जाता है, तो हमको बहुत सारा ऑक्सीजन मिल जाता है, मैं बहुत खुश हो जाते हैं हम लोग, कितना सारा ऑक्सीजन मिल गया, अब एनर्जी बनेगी, अब हमारी पार्टी होगी, पार्टी एटीपी बन रही है, बहुत सारी एटीपी बन जाती है, तो बॉडी की पार्टी हो जाती है उसमें। तो चूंकि ये डबल सर्कुलेशन था, इसीलिए इसमें इतना सारा ऑक्सीजन आ पाया। अगर सपोज कि ये सिंगल सर्कुलेशन होता, हार्ट में ब्लड एक ही बार आता, तो सोचो हार्ट में ब्लड एक ही बार आ रहा है, मतलब कि हार्ट में ब्लड किधर से आ रहा है? यहां से आ रहा है, मतलब ये वाला ब्लड और ये वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाता। ठीक है, दोनों आकर के वो मिक्स हो जाता। अब वो मिक्स हो जाता मतलब उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो नहीं मिल पाता ना, नहीं मिल पाता उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो उतना एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता, पार्टी नहीं होती। तो वैसे ऑर्गेनिजम्स में जिसमें कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, लाइक फॉर एग्जांपल हम वो कह सकते हैं कि जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो कि अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। उनके सराउंडिंग में सपोज अभी बहुत ठंड की मौसम आ गई, लेट्स से, तो सराउंडिंग एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो काफी घट गया, लेकिन हमें क्या लगने लगी? अब ठंड लगने लगी, हम कांपने लगे। अब जो कांपेंगे हम, उससे क्या होगी? थोड़ी हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन कांपने में एनर्जी भी लगती है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि जैसा जा रहा है जाने दो, वी डोंट केयर, लेकिन क्या होता है ना, एंजाइम्स जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं वो काफी ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा सा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे गया, एंजाइम काम करना बंद कर देंगे। टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया, एंजाइम पूरा खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसका फिर दोबारा यूज ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर लो चला गया, ठंड की मौसम आ गई, तो एंजाइम जो है इनएक्टिव स्टेट में चले जाएंगे, उस टाइम में वो काम नहीं कर पाएंगे, डिस्ट्रॉय तो नहीं होंगे, लेकिन वो इनएक्टिव स्टेट में चले जाएंगे। तो हमें हमेशा एक्टिव रहने के लिए, अपने एंजाइम को हमेशा एक्टिव स्टेट में रहने के लिए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपना हाइबरनेट कर लेते हैं, चलो जब तक एंजाइम फंक्शन नहीं करेंगे, ठंड की मौसम आई, तब तक हम लोग सो लेते हैं। जैसे पोलर बियर हो गया, पोलर बियर क्या करता है? हाइबरनेशन में चला जाता है, ठंड की मौसम आती है, वो चला सोने, आराम से सोएंगे, क्या जरूरी है एंजाइम खर्च, एनर्जी खर्च छोड़ो। लेकिन जो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें कि टेम्परेचर का रेगुलेशन होता है, वो उसमें एनर्जी खर्च होती है, तो वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है?
ऑक्सीजन से मिल रही है, ऑक्सीजन से हम अपने फूड को बर्न कर रहे हैं और वो एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो वैसे एनिमल्स में जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है तो उनमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। क्यों? तभी तो ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आ पाएगा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन आ पाएगा उतना ज्यादा फूड बर्न होगा, फूड बर्न होगा उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? हमने अपने डेली लाइफ में सुना होगा, लाइक किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई, किसी को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो। तो ये क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर? हाई लो छोड़ो, पहले ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो देखो, ये मैंने एक हार्ट का डायग्राम बनाया है। यहाँ से जो ब्लड पंप हो रहा है ये आउटर है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पंप हो रहा है पूरे बॉडी में। अब मैंने बताया था यहाँ पे हाई प्रेशर होता है क्योंकि वो पूरे बॉडी में जाना है, उसको डिस्टेंस, बहुत सारे डिस्टेंस कवर करने, ऊपर से नीचे तक जाना है। तो इसलिए ये वाला जो प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है, काफी हाई प्रेशर पे यहाँ पे ब्लड को पंप किया जाता है। तो ये वाला जो प्रेशर होता है, इस टाइम का जो प्रेशर होता है, जिस प्रेशर से ब्लड को हार्ट पंप कर रहा है, जिस प्रेशर से ब्लड को हार्ट पंप कर रहा है पूरे बॉडी में, उस प्रेशर का नाम है क्या? सिस्टोलिक प्रेशर। अब जब हार्ट अपने रिलैक्स स्टेट में, वो पंप नहीं कर रहा है, लाइक जब ब्लड जो है वो एट्रियम रिसीव कर रहा है, उस टाइम रिलैक्स ना, उस टाइम का नाम है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इन सारे प्रेशर को हमने एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। और जब हमने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेजर किया तो उसका वैल्यू आया 120 mmHg, और जब हमने डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को मेजर किया तो उसका वैल्यू आया 80 mmHg। ठीक है। अब अगर ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा हो जाता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर का कंडीशन, और लो हो जाता है तो लो ब्लड प्रेशर का कंडीशन। हाई क्यों होता है? जब ये आर्टरीज जो कि ब्लड को हार्ट से पंप कर रहे होते हैं, जब इसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है या फिर ये कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। अच्छा, कंस्ट्रिक्ट होने का क्या मतलब है? लेट्स से कि ये आर्टरीज थी, ये ऐसे हो गई, तो इसका जो ये वॉल्यूम था, अंदर का जो वॉल्यूम था वो तो कम हो गया, जगह इसका कम हो गया। अब कम जगह में इसको पंप करना है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। जब ज्यादा प्रेशर लगेगा, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। हमने पहले क्लास में भी देखा था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है। तो वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? हाइपरटेंशन की या फिर हाई ब्लड प्रेशर की। उसको क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। कभी कभी लो ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। जब इंसान को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो कभी कभी क्या होता है, वो आर्टरीज जो इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है, क्रिएट हो जाता है कि वो आर्टरीज रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग की समस्या आ जाती है। नेक्स्ट क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर में काफी डिजीनेस फील होता है, मतलब चक्कर आने लगते हैं, और काफी इंसान गिर भी जाता है लो ब्लड प्रेशर में। उसमें क्या होता है कि जो हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा होता है वो उतना प्रेशर से नहीं कर पाता। तो ये दोनों ही काफी डेंजरस सिचुएशंस हैं, इसमें इंसान की डेथ भी हो सकती है। अब हम ये देखने वाले हैं कि जो ट्यूब्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जो कि पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने में हेल्प करती हैं, वो ट्यूब्स कैसी होती हैं और कितने टाइप्स की होती हैं। तो अभी हमें जो टाइप्स पढ़ने हैं वो है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, मतलब बाकी बॉडी पार्ट्स तक वो पहुंचाती है। कौन? आर्टरीज। आर्टरीज का काम होता है ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में पहुंचाना। वेन्स का क्या काम होता है? ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट से हार्ट के पास ले आना। तो जो आर्टरीज होती हैं उनका वॉल जो है वो कंपैरेटिवली थिक होता है। आर्टरीज हैव थिकर walls and
blood flows with high pressure। तो इनमें चूंकि ब्लड जो है वो हार्ट से दूर जाता है, ब्लड जो है वो हार्ट से दूर जा रहा होता है, इसलिए इसमें प्रेशर काफी ज्यादा क्रिएट होता है। ठीक है, तो दीज आर द आर्टरीज जो कि बॉडी सेल्स तक ब्लड को लेके जाएंगी। ठीक है, और वेन्स जो होता है इनका वॉल्स जो है कंपैरेटिवली थिन वॉल्स होते हैं, इनमें आर्टरीज के कंपैरिजन में थिन वॉल्स होते हैं। और वेन्स में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो सारे बॉडी पार्ट से कलेक्ट होके कहाँ पे आता है, हार्ट में। तो इस प्रोसेस में ना उतनी प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्यों इसके प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि पैर से तो अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा है। सपोज अगर पैर वाला जो ब्लड है उसको आना है कहाँ पे, हार्ट में आना है, तो वो कैसे आएगा, क्योंकि उसको तो अगेंस्ट ग्रेविटी काम करना है ना। ग्रेविटी हमें किस तरफ पुल करती है, टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर। लेकिन ये वेव्स जो अगेंस्ट ग्रेविटी काम करते हैं, ऊपर नीचे से ऊपर ले जाते हैं ब्लड को, तो ऐसे क्यों होता है, बैक फ्लो हो सकता था ब्लड का। तो उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वेन्स में वाल्व्स होते हैं जो कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन में पुश कर रहे होते हैं। तो देखो आर्टरीज से जो है ब्लड आया फुल प्रेशर के साथ, ठीक है, अब वेन्स में आते आते धीरे धीरे उसका प्रेशर कम हो गया। अब कम होता ना प्रेशर तो वो पीछे सरकने लगता, लेकिन उसको सरकने से रोक देता है कौन, वाल्व। सरकने से उसको वो वाल्व जो है वो रोक देता है। तो मतलब उसका एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। अगर वो पीछे आने लगेगा ना, वाल्व का ऐसा सिस्टम होता है कि अगर वो पीछे आने लगेगा तो वाल्व ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। वेन्स में क्या होते हैं, वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब जो कैपिलरीज होती है वो 1 सेल थिक होती है, मतलब वो बहुत, उसका जो वॉल होता है ना, वॉल जैसे ये कैपिलरीज है, इसका जो ये वॉल होगा वो बहुत पतला होगा, वो 1 सेल थिक होगा। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये इतना पतला क्यों होता है, तो क्योंकि जब आर्टरीज सेल्स तक ब्लड को ले जाती है तो वो धीरे धीरे छोटी होती जाती है। सबसे मोटी आर्टरी कौन सी थी, आओर्टा, जो कि ब्लड को डायरेक्टली हार्ट से पंप कर रही थी। धीरे धीरे उसका ब्रांच होते जाता है और ब्रांच होने के साथ साथ वो पतली होती जाती है। और जो कैपिलरीज है वो जो मतलब सबसे ज्यादा जो पतली हो जाती है आर्टरीज, वही क्या बनाती है, कैपिलरीज। और फिर ये कैपिलरीज जो है पूरे सेल्स तक पहुंचाती है ब्लड को। तो कैपिलरीज जो है वो बहुत पतली होती है, लाइक दिस, ठीक है, कैपिलरीज बहुत पतली होती है। और इनका जो वॉल होता है ये 1 सेल थिक होता है, 1 सेल थिक होता है। तो ये जो है इनेबल करती हैं डिफ्यूजन को, मतलब इनसे सब्सटेंस जो है वो बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है, क्योंकि इनका वॉल है, जो सेल मेम्ब्रेन का जो कवरिंग है वो काफी पतला होता है, क्योंकि एक ही सेल का मेम्ब्रेन होगा ना, तो इनके जो वॉल्स होते हैं वो काफी पतले होते हैं, कैपिलरी वॉल्स, जिसकी वजह से डिफ्यूजन आसानी से हो सकता है किसी भी सब्सटेंस का। मतलब कोई सब्सटेंस जो है ब्लड से बाहर जा सकता है और कोई सब्सटेंस ब्लड से अंदर आ सकता है। तो जैसे एल्वियोलाई में भी कैपिलरीज, जैसे ये एल्वियोलाई थे, इसमें पूरी कैपिलरीज ऐसे घेरी हुई थी उनको। ये जो कैपिलरीज थी ये बहुत, इसका जो वॉल था, मतलब जिसका क्योंकि वो 1 सेल से बनी होगी तो उसका सेल मेम्ब्रेन सिर्फ, उसका जो वॉल होगा वो सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन होगा। तो वो जो सेल मेम्ब्रेन था उससे आराम से सब्सटेंस जो है वो इधर से उधर जा सकते थे, ठीक है। वैसे ही सेल्स में भी होता है, जब बॉडी सेल्स के पास जब ये कैपिलरीज ऑक्सीजन को लेके जाती है तो ऑक्सीजन का आराम से डिफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन होता है वो बहुत ही थिन होता है। अब हम देखने वाले हैं जब हमें चोट लग जाती है या फिर कुछ भी ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से बॉडी में कुछ इंजुरीज हो जाती है, वहां से ब्लड फ्लो होने लगता है, काफी खून गिर जाता है, तो
बॉडी का एक मैकेनिज्म है जो कि ज्यादा खून को बाहर जाने से प्रिवेंट करता है, जिससे ज्यादा खून ना बह जाए। अब सारा खून ड्रेन आउट हो जाएगा तो इंसान मर जाएगा। तो ज्यादा खून ना बह जाए इसको प्रिवेंट करने के लिए बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है, उसको कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्या कहते हैं उसको? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मतलब सपोज कि इंजरी हुई, ठीक है, यहाँ पे ये ब्लड वेसल था, इसमें ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा था। अब यहाँ पे कुछ कट लग गया तो ये ब्लड बाहर फ्लो करने लगा। अब पूरा ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहा है। अब ये होते रहेगा, सारा ब्लड ड्रेन आउट हो जाता। लेकिन बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है। ब्लड एक्चुअली बनता किस चीज से है? ब्लड में जो मेजर कंपोनेंट होता है वो तो एक लिक्विड होता है जिसको कि हम प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मा। और इस लिक्विड में 3 टाइप के सेल सस्पेंडेड होते हैं। पहला तो होता है आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, जिसको कि व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। डेंगू में सुना होगा आपने, प्लेटलेट्स घट जाते हैं, तो वो होता है प्लेटलेट्स। ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये एक्चुअली आरबीसी डब्ल्यूबीसी सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं। ये कुछ ऐसे फैक्टर सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे ना एक मेश लाइक क्रिएट हो जाता है, ठीक है। प्लग क्रिएट हो जाता है जो कि यहाँ पे ऐसा पस बना देता है, ठीक है। बाद में वो पीला पीला पस निकलता है यहाँ से। तो ये एक्चुअली ये जो बंद कर दिया ना ये कट को, ये किसने किया? ये प्लेटलेट्स ने किया। तो अब जो है ये ब्लड का फ्लो नहीं होगा, ब्लड का फ्लो यहाँ पे रुक जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट काम किया है इस प्लेटलेट्स ने, ठीक है। अब ये तो हो गया क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। दूसरा टॉपिक है हमारा लिम्फ। तो कैपिलरीज के बारे में हमने पढ़ा था कि जो कैपिलरीज हैं वो पूरे बॉडी के सेल्स तक ब्लड पहुंचाती हैं, वहां पे उसका डिफ्यूजन हो जाता है। तो कैपिलरीज से कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और कुछ ब्लड सेल्स, ठीक है, वो रिलीज हो जाते हैं इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस मतलब 2 सेल के बीच का स्पेस। सपोज कि मैं यहाँ पे सेल्स बना रही हूँ, ये ढेर सारे सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं, ये न्यूक्लियस हो गया उनका। अब ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये वाला जो मैंने ब्लू डॉटेड स्ट्रक्चर से दिखाया है, वो जो स्पेस है किन्हीं 2 सेल के बीच का जो स्पेस है, इसको बोलते हैं इंटर सेल्यूलर स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिलरीज आई, आर्टरीज जो कि लास्ट में कैपिलरीज में बढ़ गई। कैपिलरीज जो है वो थिनेस्ट आर्टरीज होती है, ठीक है। अब ये कैपिलरीज से कुछ सब्सटेंस जो है वो ऊज आउट होगा, कुछ सब्सटेंस जो है इससे निकलेगा, ठीक है। ये सब्सटेंस निकल रहा है और ये सब्सटेंस जो है इसमें प्लाज्मा होंगे, प्रोटीन होगा, कुछ ब्लड सेल्स होंगे, रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स के कुछ पार्ट्स होंगे। तो ये सब मतलब इसमें क्या क्या होगा? प्लाज्मा होगा, कुछ छोटे प्रोटीन्स होंगे और कुछ ब्लड सेल्स होंगे। इसका कलर रेड नहीं होता है, मतलब इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स, छोटे वाले व्हाइट ब्लड सेल्स की अलग अलग टाइप है। उनमें से जो सबसे छोटे छोटे वाले होंगे जो कैपिलरीज से डिफ्यूज करके वो इंटरसेलुलर स्पेस में जा सकते हैं, वैसे सब्सटेंसेस जो है वो लिम्फ बनाएंगे। उसको क्या बोलते हैं? लिम्फ, ठीक है। ये एक्चुअली जो लिम्फ है ना, ये इम्यूनिटी में, ये बॉडी के इम्यून पावर में काफी अहम रोल प्ले करता है।
मतलब ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को काफी स्ट्रॉन्ग बनाता है, वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि इनमें कुछ जो मैंने यहाँ पे ब्लड सेल्स मेंशन करके रखा है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वैसे व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस कुछ भी आ रहा है उसको ये अटैक करता है। कौन सा? ये वाला जो ब्लड सेल्स होता है। इसलिए ये जो जैसे कि लिम्फोसाइट्स हो गया, ठीक है, तो ये सब जो है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, लड़ते हैं बाहर के जितने भी फॉरेन एजेंट्स आते हैं उससे ये लड़ते हैं। तो ये जो लिम्फ आ गया ये यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस में चला गया। अब एक और बात है कि यहाँ से ये अपना सब्सटेंस का एक्सचेंज भी करते हैं अपने सेल्स से। इन सेल्स से वो सब्सटेंस का, जैसे कि अगर सेल्स में एक्सेस फ्लूइड प्रेजेंट है, तो वो सेल से एक्सेस फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। और उसके बाद ये अपना लिम्फेटिक वेसल्स, अब यहाँ से जो है वो अपने लिम्फेटिक वेसल्स में आने लगते हैं ये सारे लिम्फ, और ये लिम्फेटिक वेसल्स जो है फिर बाद में, ऐसे ढेर सारे लिम्फेटिक वेसल्स होंगे, ये बाद में ज्वाइन कर लेते हैं मेजर वेन्स, जो कि ब्लड को हार्ट तक ले जाता है। ये हो गए वेन्स, और ये जो हो गए ये क्या हो गए? लिम्फेटिक वेसल्स। तो ये लिम्फेटिक वेसल्स में आ गया लिम्फ, और अब वेसल्स में आ गया। अब ये वेसल्स सारे जो है वेन्स में ज्वाइन कर लिया, अब वेन से चला जाएगा ये हार्ट में, ठीक है। आया कहां से था? ये कैपिलरीज से आया था, और ये कैपिलरीज किसके पार्ट थे? ये आर्टरीज के पार्ट थे, ठीक है। तो आर्टरी से आया और कैपिलरीज के थ्रू, और फिर पूरे इंटरसेल्युलर स्पेस में फैल गया, फिर ये कलेक्ट हो गया वेन्स में, और फिर ये हार्ट, फिर आर्टरी, फिर कैपिलरी, फिर फैला, फिर वेन्स, फिर हार्ट, साइकिल कंटिन्यूस। तो ये जो सिस्टम है इसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। ये भी पैरेलली रन कर रहा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। तो विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीशन के बारे में। तो प्लीज बने रहिए मेरे चैनल पे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन का लिंक दे रखा है, प्लीज उसे जाके देखें। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।